Hello, dear friends. You have known about me. I am Jitendra Kumar, qualified ICS exam through UPSC 1997 exam. Now, we are going to first see the syllabus. The heading of the syllabus is ethics, टी एंड एप्टीट्यूड. ठीक है, ये जो फोर्थ पेपर है जीएस का, जो मेंस की जो फोर्थ पेपर है, उस पेपर का क्या नाम है? इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. अब इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, सबसे पहले वाई की वर्ड हैज बीन मेंशन्ड इन द सिलेबस, जबकि सिलेबस इज completely wide. It expanded form. Syllabus is expanded form of and aptitude. So we'll just tell 1-2 lines about ethics. ठीक है? Ethics and morality. First, you have to understand about ethics and morality. अब सबसे पहले जो ethics है and morality कहता है anything which is good, any conduct means what is conduct? Some standard of conduct. If we are doing that, वो स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट है, अगर वो हम कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज गुड. सम कंडक्ट इट इज नॉट गुड, it is negative terms of the ethics or morality. So when individual ethics is studied, जब व्यक्ति के व्यक्तिगत इथिक्स का अध्ययन करते हैं, इट इज नोन एज अ मोरालिटी. इसी को हम लोग नैतिकता के नाम से जानते हैं. तो बट व्हेन द मोरालिटी इज स्टडीड in the context of a society, the same morality is known as a ethics. So there is relationship between ethics and morality. You can understand this by a very simple example. हम लोग इसको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. वो क्या एग्जाम्पल? ऐसा सोचिए आप, सपोज देयर इज अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर है के पास एक टेररिस्ट आ जाते हैं फॉर ट्रीटमेंट. देन यू सी द मोरालिटी ऑफ डॉक्टर विल स्पीक दैट डोंट ट्रीट द टेररिस्ट. समझ गया? क्या है डॉक्टर का जो मोरालिटी होगा, नैतिकता होगा, वो तो नैतिकता ये है कि हम अच्छे आदमी को मदद करेंगे, और जो व्यक्ति अच्छे नहीं होंगे बुरे लोगों की मैं सेवा नहीं दूंगा. तो ये दिस इज अ मोरालिटी. बट देयर इज अनदर वर्ड, इथिक्स. देयर इज अ मेडिकल इथिक्स. नाउ इट फॉर सोसाइटी, मेडिकल इथिक्स दैट द conduct of doctor is to treat anybody without recognizing them. कहने का क्या मतलब है? कि कहता है कि डॉक्टर का मेडिकल इथिक्स कहता है आपको सभी का मदद करना है, सभी का सेवा करना है, चाहे वो कोई भी हो, विदाउट गेटिंग द आइडेंटिटी वह व्यक्ति जो है वह अच्छा व्यक्ति है या वह व्यक्ति जो है बुरा व्यक्ति है. इसकी आइडेंटिटी किए बगैर आपको उसका इलाज करना है. तो नाउ इट इज वेरी क्लियर, देयर इज सेम डॉक्टर एंड द morality speaks that not treat a bad person. को बुरे लोगों का इलाज नहीं करना है. और वहीं दूसरी ओर मेडिकल इथिक्स कहता है कि आपको बिना आइडेंटिफाई किए हुए, आदमी की पहचान किए हुए, अच्छा आदमी है बुरा आदमी है, तो जाने बगैर का आपको उपचार करना है. इट इज मेडिकल इथिक्स. तो हमें समझ में ऐसा लग रहा है कि अब आप इन दोनों के बीच रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे. इथिक्स जो है इट इज मोरालिटी इन द सोसाइटी एंड पर्सनल मोरालिटी इज नोन एज सिंपल मोरालिटी, जिसको हम लोग नैतिकता कहते हैं. इसी के बीच में देयर इज अ वन मोर वर्ड दैट इज नोन एज अ वैल्यू. इसमें एक शब्द है जिसको हम लोग वैल्यू कहते हैं, मूल्य कहते हैं. एंड देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ वैल्यू टू ethics
as well as to morality. Both are based on value. वैल्यू ही दोनों में एक कॉमन पार्ट है. नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज वैल्यू? ये जो वैल्यू, ये वैल्यू क्या है? कहता है, इसी को सिंपल हिंदी में मूल्य कहते हैं. कहता है एवरी इंडिविजुअल के पास सम गुड कैरेक्टर, गुडनेस होता है, बेस्ड ऑन विच इंडिविजुअल टेक्स डिसीजन. बेस्ड ऑन विच इंडिविजुअल टेक्स डिसीजन. कहता है उसी के आधार पर व्यक्ति जो है निर्णय लेता है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी हियर ऑनेस्टी. ऑनेस्टी इज अ वैल्यू. अनदर यू कैन सी ऑनेस्टी इज अ वैल्यू. हाँ, ऑनेस्टी इज अ वैल्यू. अब इसी तरह कहता है ऑनेस्टी एक वैल्यू है. फिर कहता है हम लोगों का, कहता है अगर किसी का वैल्यू ऑनेस्टी है, या किसी का वैल्यू अगर ऑनेस्टी है, तो वो व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा तो वो उसमें ईमानदारी दिखलाएगा ही. किसी का वैल्यू हो गया इंटीग्रिटी, कि भाई मैं कुछ भी करूंगा तो किसी भी प्रकार की अनइथिकल मीन का हम प्रयोग नहीं करेंगे. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ values we will study in the relevant chapter. This is the introductory part. Know about the syllabus, what question arises, how question are framed, how we will write question. So now there is three word. We can simply say that the three word, that is moral, that is ethics, and that is value. का है, for individual it is moral, for society it is ethics, and the principle which is the basis of morality and ethics is a value. तो हम लोग मूल्य कहते हैं. ठीक है, इसी को हम लोग मूल्य कहते हैं. अब इसी इथिक्स वर्ड को जो बोले हैं हम, इट हैज बीन रेमिफाइड थ्रू आउट दिस सिलेबस. ये पूरे सिलेबस में यह अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से व्याप्त है. सो द फर्स्ट वर्ड इन द सिलेबस इज टर्म्ड एज अ ethics. The second word in the syllabus is integrity. Integrity बड़ा ही simple, you can understand in Hindi. का है, it is a mansa vachana karma. There should not be any type of a parallax. Means आप मन से क्या सोचते हैं, वचन जो मन में सोचते हैं वही आप बोल पाते हैं. वचना, और जो बोलते हैं वही कर पाते हैं कि कर्मा. थ्री वर्ड्स में अगर एक रूपता है, इफ देयर इज कंसोनेंस अमंग दीज थ्री वर्ड्स, देन वी कैन से दैट ही इज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी. हम कह सकते हैं यह जो व्यक्ति है वह वाला व्यक्ति है. और गवर्नमेंट लाइफ में इंटीग्रिटी का बहुत ही ज्यादा महत्व है. इन गवर्नमेंट सर्विस एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, द has very important role to play. Very important role to play. If a person is a man of integrity, means वह जो व्यक्ति है वह बहुत ही ईमानदारी सत्यनिष्ठा से कार्य करेगा. सो द आउटपुट of government sector as well as private sector will be very good, and the productivity will be sustainable. जो प्रोडक्टिविटी आएगा वह कई दिनों तक, लंबे वर्षों तक यह चलता रहेगा. अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस और प्राइवेट सेक्टर में हम एथिक्स और इंटीग्रिटी का इस्तेमाल न करें, देन इट कैन पॉसिबल, then for a short period can gain many things, but in long period for sustainable development it is not possible to gain without ethics and integrity. Clear? Now third term in the headline of the syllabus is what. ये जो थर्ड वर्ड है
वो कहता है एप्टीट्यूड। अभी हम लोग सिंपल समझेंगे एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है? है द स्पेसिफिक टैलेंट, इनबॉर्न टैलेंट प्रीवेलेंट अ पर्सन। कहता है यह एक विशिष्ट प्रकार का टैलेंट है जो कि व्यक्ति में विद्यमान रहता है। इफ somebody has a administrative attitude or somebody has a mathematical attitude, means the person less effort कैन एक्सेल इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। कहता है अगर किसी का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, मीन्स मैथमेटिक्स के प्रति इनबॉर्न उसमें कुछ विशेष गुण है, और उसमें यह अगर मेहनत करे, अगर यह मेहनत करे तो ये क्या हो जाएगा? यह व्यक्ति कम से कम मेहनत में या अधिक भी मेहनत करेगा तो जो एक्सीलेंस है यह बहुत ही ज्यादा वो हम लोगों को मिलेगी। हाँ, देखने को मिलेगी। तो अब हम लोग वर्ड जो है एप्टीट्यूड हम लोग समझ गए। फॉर एग्जाम्पल एक्टिंग का किसी में एप्टीट्यूड है, सब व्यक्ति चाह करके एक्टर मेहनत से बन सकता है, बट द पर्सन हु हैज अ क्या बोलते एक्टिंग एप्टीट्यूड, he will excel better as compared to those person whose acting aptitude is less। तो कहता है here we require administrative aptitude serve in a government or any private sector। तो कहता है गवर्नमेंट means the person have good administrative aptitude। अगर पर्सन में एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड होगा, ही विल एक्सेल इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इट मींस दैट इस व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए गॉड गिफ्टेड नेचुरल स्पेशल हम लोग देख पाएंगे। नाउ वी विल मूव टू अनदर स्लाइड। हाँ, नाउ वी आर इन द नेक्स्ट स्लाइड। See here the official syllabus overview। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सिलेबस जो दिया गया है, ऑफिशियल सिलेबस यूपीएससी ने जो प्रिस्क्राइब किया है, पहले एक बेसिक उसको वर्ड देख लें, फिर इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। नाउ सबसे पहला जो है टॉपिक दिया हुआ है इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसको आप ऐसे समझिए, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस क्या है। इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? कहता है इथिक्स जो हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, और ह्यूमन इंटरफेस कहता है ह्यूमन में और इथिक्स में क्या रिलेशनशिप है, कहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मिलता है, और ये दोनों आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करता है, और इसका आउटकम क्या आता है। These things comes under the ethics and human interface। अब फर्स्ट टॉपिक देखिए लिखा हुआ है essence, मींस here we know that essence of ethics। अभी हम लोग वर्ड समझें केवल बिकॉज इस सिलेबस को। फर्स्ट वर्ड है essence। कहता है सेंस ऑफ इथिक्स, कहता है इथिक्स का सार क्या होगा, कौन सा ऐसा कार्य है जो कि अपने इथिक्स को अपने में निचोड़ ले। तो नॉर्मली कहा जाता है कि एनी एक्ट, कोई भी ऐसा कार्य तो अधिक से अधिक लोगों को मदद करे, अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाए, और कम से कम लोगों को नुकसान पहुंचाए, ऐसे एक्शन को हम लोग इसेंस ऑफ एथिक्स कह सकते हैं। के अंतर्गत बहुत सारी चीज पढ़ने हैं। देन कम व्हेन वी विल डील चैप्टर वाइज, देन वी विल एक्सप्लेन एक्सपेंड ऑल दीज। अभी जस्ट हम सिलेबस को समझा रहे हैं, वर्ड क्या है, इसके अंदर क्या पढ़ना होता है। नंबर टू, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इथिक्स। इसके अंदर इसका मीनिंग खाली अभी समझिए, दैट्स ऑल। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इथिक्स मींस कहता है द फैक्टर्स
which controls the ethics। कहता है कौन कौन सा फैक्टर होगा, कौन कौन सा कारक होगा जो कि हमारे इथिक्स को कंट्रोल करेगा, जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं दिस कंडक्ट इज इथिकल। और इथिक्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है, इट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ इथिक्स। नाउ यू कैन कंसिक्वेंस ऑफ इथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, एकदम सिंपल। अब कहता है इथिक्स जो है, इथिक्स के बारे में हम लोग मिनिमम डिटेल समझ गए हैं। इथिकल एक्शन है, इसका अगर कोई व्यक्ति इथिकल है का क्या क्या कंसिक्वेंसेस होगा, क्या क्या आउटकम होगा, इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज नोन एज अ कंसिक्वेंस ऑफ इथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। अब कहता है डायमेंशन ऑफ इथिक्स, आयाम। अब कहां तक इथिक्स फैला हुआ है, व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ इथिक्स, किस हद तक कोई एक्शन इथिकल कहलाएगा और किस हद तक वह एक्शन अनइथिकल कहलाएगा, के बारे में जब हम एक्सप्लेन करेंगे, जब हम लोग स्टडी करेंगे, वो चीज कहलाता है डायमेंशन ऑफ इथिक्स। अब देखिए इथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। अब देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, प्राइवेट रिलेशनशिप एज वेल एज पब्लिक रिलेशन। आप समझ, कोई हस्बैंड एंड वाइफ है, ये जो हस्बैंड एंड वाइफ है, ये आप मान करके चलिए ये एक ही ऑफिस में, एक ही डिपार्टमेंट में ये काम कर रहा है, ठीक है, एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही ऑफिस में ये काम कर रहा है, और वाइफ हस्बैंड है। जब ये दोनों ऑफिस जाता है, मान लीजिए जो वाइफ हैं वो सीनियर हैं और जो हस्बैंड है वो इनके जूनियर हैं, तो वहां पर सुपीरियर और जूनियर का रिलेशनशिप बन जाएगा, और जो बातचीत करने का तरीका होगा, जो फाइल सबमिशन का तरीका होगा, जो बिहेवियर पैटर्न होगा, वो क्या हो जाएगा, वो पब्लिक रिलेशनशिप में आ जाएगा। वहां पर एक अलग ऑफिशियल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उनको बिहेव करना पड़ेगा वहां पर। और जब पब्लिक रिलेशन बोलते हैं, वहां पर कोई भी अगर उनको वाइफ से के प्रति भी कोई डिसीजन लेना है, तो ही हैज टू टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ रूल रेगुलेशन, ऑफिस मेमोरेंडम एटसेट्रा। वहां पर जो सरकारी नियम कानून है उसके बेसिस पर वो निर्णय लेना होगा। बट सेम थिंग व्हेन वी कम बैक टू होम, ये पति पत्नी जब घर आते हैं, नाउ फॉर्मल रिलेशनशिप जो है अब फॉर्मल रिलेशन इनफॉर्मल रिलेशनशिप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब घर के अंदर बोथ विल बिहेव लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ। एक पति पत्नी का जो रिलेशन है, जो प्राइवेट रिलेशन है, ये घर में देखने को मिलेगा, ये चीज बाहर को नहीं मिलेगा। तो इस टॉपिक में ये पढ़ा जाता है कौन कौन सा जो एक्ट है वो पब्लिक पब्लिक रिलेशनशिप में आएगा, इथिकल एक्ट, और कौन कौन सा एक्ट जो है वह प्राइवेट रिलेशनशिप में आएगा। और पब्लिक रिलेशनशिप और प्राइवेट रिलेशनशिप में क्या इंटरेक्शन है, क्या इन दोनों में आपस में संबंध है, इसके बारे में हम लोग जानकारी इस टॉपिक में। और इसका लास्ट टॉपिक है आपको ह्यूमन वैल्यू फ्रॉम ग्रेट लीडर। इसको हम लोग कहता है ह्यूमन वैल्यू। महान महान जो लीडर हुए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, है ना, और भी हम लोग कितने भी इंडियन लीडर हैं, चाहे फॉरेनर लीडर हैं, विदेश के लीडर हैं, उनसे हम लोग कौन कौन सा लेसन लेते हैं, और उन लेसन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और वो जो लेसन है उसको हम लोग अपने लाइफ में हाउ कैन इनकलकेट these values in our life, excel in society, to excel in office के लिए ये काफी मददगार है। अब नाउ वी कैन सी रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कहता है सबसे पहला कोई भी जो व्यक्ति है वह कहाँ, फैमिली में जन्म लेता है, माँ के साथ आता है। तो घर का, फैमिली का जो इन्वायरमेंट होगा, जो इथिकल इन्वायरमेंट होगा, उसी पर मोरालिटी डिपेंड करेगा। फैमिली, हर फैमिली का एक वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वैल्यू
जो है वह भी ह्यूमन टू ह्यूमन, सोसाइटी टू सोसाइटी डिफरेंट होता है। मान ली किसी के फैमिली में वैल्यू है अर्न मनी बाय एनी मीन्स, तो वो बच्चा हर चीज में जो ग्रो ही करेगा उसके दिमाग में आ जाएगा कि हमें मनी अर्न करना है, बट नॉट सी द मीन्स, कैसे हम मनी अर्न कर रहे हैं प्रोसेस पर हमको ध्यान नहीं देना है, एंड पर ध्यान देना है कि हमको किसी भी तरह से मनी आता है, ये भी एक वैल्यू है। बट कहने के लिए हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए द नेगेटिव वैल्यू, अगर आप इस तरह से कंडक्ट करते हैं तो सोसाइटी में हम कहेंगे अनइथिकल कंडक्ट, और इंडिविजुअल लेवल पर कहेंगे कहेंगे जो आपका जो मोरालिटी है यह मोरालिटी आपका सही नहीं है। तो कहता है मोरालिटी हो, इथिक्स हो, वैल्यू हो, सबसे पहला आदमी फैमिली में सीखता है, फिर सोसाइटी में सीखता है, और जब स्कूल जाने लगता है तो एटलीस्ट 6 to 8 आवर जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, वह स्कूल में रहता है, क्लास का इन्वायरमेंट, टीचर का वैल्यू कैसा है, स्कूल का फ्रेंड्स हैं, टीचर हैं, वे किस वैल्यू पर चलते हैं, वो लोग किस इथिकल कंडक्ट को करते हैं, इस पर पूरा जो है ये डिपेंड करेगा हमारा कंडक्ट, ये डिपेंड करेगा ये हमारा कंडक्ट। हाँ, तो इस पर हम लोग नाउ इट इज क्लियर दैट रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो अब हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट टॉपिक के बारे में एक मिनिमम बात हम लोग जान गए, टॉपिक क्या है, सब टॉपिक क्या है, और सब टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ना है। जब हम लोग चैप्टर वाइज लेक्चर लेना शुरू करेंगे देन वी विल गो थ्रू डिटेल्स ऑफ द टॉपिक्स एंड सब टॉपिक when we will start the class lecture. This is introductory lecture. Okay, now you move to second part, attitude and emotional intelligence. Attitude and emotional intelligence. अब देखिए कहता है कि एटीट्यूड क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है ये एटीट्यूड क्या है। ये फैमिली में, घर में, सोसाइटी में, स्कूल में हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं कि ये एटीट्यूड आखिर है क्या, का तो पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, बट एक मिनिमम हम लोग समझ लें ये एटीट्यूड क्या है। कहता है एटीट्यूड है, ये बेसिकली दो वर्ड से मिल करके बनता है। वो वर्ड क्या है, इमोशन, और दूसरा व्यू क्या है, एक्शन। कहता है जब किस व्यू में, कोई व्यू में, व्हेन इन एनी व्यू, इफ देयर इज motion as well as if there is action, this view is known as a attitude। मीन्स कोई भी व्यू है हमारा, विचार है हमारा, उस विचार में अगर मोशन है और एक्शन है तो वही व्यू जो है वह एटीट्यूड का रूप ले लेता है। इसका मतलब हुआ एटीट्यूड में एक्शन, अगर किसी का कोई एटीट्यूड है तो वो कोई ना कोई एक्शन लेगा। इट कैन बी पॉजिटिव एटीट्यूड, इट कैन बी नेगेटिव एटीट्यूड, इट कैन बी नेगेटिव एटीट्यूड। अब थोड़ा सा समझिए, कहता है ये जो एटीट्यूड है इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं। एटीट्यूड का जो हो वो घटक है, वो क्या है घटक, है एटीट्यूड्स में तीन घटक हैं। देयर आर थ्री कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। सबसे पहला कहता है व्यू और थॉट। कहता है देयर मस्ट बी एटीट्यूडनल ऑब्जेक्ट। कहता है कोई एटीट्यूडनल ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर इन द रूम, मान लिए कि स्पाइडर है यहाँ पर कमरे में, और ये हो गया हमारा एटीट्यूडनल ऑब्जेक्ट। अब इसके प्रति हमारा कहता है क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। देखने में क्या होगा, क्यों होगा, थॉट होगा। इसको बोलते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस है, कहता है ये माइंड का एक ऐसा रिलेशनशिप को प्रोडक्ट देख करके जो
एक ऑब्जेक्ट देख करके एक कंक्लूजन पर आता है। तो कॉग्निटिव है माइंड का रिएक्शन जो कि एक कंक्लूजन पर आता है कि मकड़ी है, दिस इज अ स्पाइडर। दिस थिंग, दिस व्यू, दिस थॉट इज नोन एज अ कॉग्निटिव कंपोनेंट और कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड। अब कहता है देयर आर सेकेंड, कहता है इमोशनल पार्ट ऑफ एटीट्यूड। अब कहता है इमोशनल पार्ट ऑफ एटीट्यूड, कहता है जब किसी एटीट्यूड को देख करके इमोशन डेवलप होगा। इमोशन मीन्स या तो आप डरेंगे उसको देख करके या खुश होंगे। अगर कोई आदमी मकड़ी देख करके खुश होगा तो हम लोग कहेंगे यह जो इमोशन पॉजिटिव है, इट इज नोन एफेक्टिव एस्पेक्ट, AFFE, एफेक्टिव एस्पेक्ट। मतलब हम देख के हो गए तो पॉजिटिव हो गया मेरा उसके प्रति। और थर्ड जो है तो हम लोग एक्शन पार्ट बोलते हैं, दैट इज नोन एज बिहेवियर कंपोनेंट और और इसी को बोलते हैं कोनेटिव एस्पेक्ट। में तीन वर्ड आपका आ गया, देखिए ABC, इसी को बोलते हैं ABC मॉडल। A फॉर इफेक्टिव एस्पेक्ट, B फॉर बिहेवियरल एस्पेक्ट एंड जो C है फॉर कॉग्निटिव एस्पेक्ट। तो किसी में ये तीनों एस्पेक्ट, ये तीनों कंपोनेंट होना जरूरी है। अगर ये तीनों कंपोनेंट नहीं होगा तो हम इसको एटीट्यूड के श्रेणी में हम लोग नहीं रखेंगे। बीच बीच में गायब हो जाता है अपने आप स्क्रीन। यहाँ पर बोर्ड पर वो जब ऐसा होगा तो इस पर, अच्छा जब वैसा होगा फिंगर टच कर देंगे, ठीक। चलिए हम लोग जहाँ थे एटीट्यूड से, हाँ लास्ट में लिए आ गया ना, ठीक। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। जब तक किसी एटीट्यूड में तीन कंपोनेंट हम लोग नहीं देखेंगे, दैट इज कॉग्निटिव एस्पेक्ट जिसको कि हम लोग व्यू और थॉट बोलते हैं, इफेक्टिव एस्पेक्ट इमोशनल पार्ट बोलते हैं, और थर्ड में एक्शन जिसको हम लोग बिहेवियरल एस्पेक्ट बोलते हैं, तब तक इसे हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये एटीट्यूड हुआ। तो कहता है कि अब एटीट्यूड्स एक एग्जाम्पल से समझते हैं एटीट्यूड को। 2 मिनट में एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं एटीट्यूड को। कहता है हम सब्जेक्ट ले रहे हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, एटीट्यूड टुवर्ड्स इन्वायरमेंट। तो कोई इन्वायरमेंट ले लिया, उसके प्रति अब हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं कि इन्वायरमेंट के प्रति एटीट्यूड किसी का कैसा है। और इसमें हम लोग एटीट्यूड का 3 कंपोनेंट पढ़े और इन 3 कंपोनेंट का क्या रिलेशनशिप है उसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहता है ग्रीन इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट इज ग्रीन। सपोज दिस इज एन एटीट्यूडिनल ऑब्जेक्ट, इसको आप मान लीजिए एटीट्यूडिनल ऑब्जेक्ट है। तो ये ग्रीन इन्वायरमेंट नहीं, इसको और भी एक्सप्लेन कर लीजिए। कहता है कोई ग्रुप है जो ग्रीन इन्वायरमेंट मूवमेंट को चला रहा है। कहता है यह ग्रुप कि सभी जगह ग्रीनरी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण होना चाहिए। इसके जो भी पॉजिटिव इफेक्ट है उसको वह बताते हुए आंदोलन कर रहा है। तो अब सपोज इसी को हम लोग मान लें एटीट्यूडिनल ऑब्जेक्ट। ग्रीन इन्वायरमेंट मूवमेंट मेरा हो गया एटीट्यूडिनल ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के प्रति हम लोग एटीट्यूड का स्टडी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और एटीट्यूड का जो 3 कंपोनेंट है उसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आप सबसे पहले ये समझिए, कहता है कि एटीट्यूड ग्रुप ऑफ पीपल स्टार्ट ट्री प्लांटेशन। इस मूवमेंट को देखते हुए कुछ ग्रुप ऑफ जो पीपल है वह क्या किया, वह वृक्षारोपण देखा देखी वह भी शुरू कर दिया। नाउ योर व्यू टुवर्ड्स ग्रीन इन्वायरमेंट। अब अगर कोई आदमी
वृक्ष को जो है ग्रुप ऑफ पीपल स्टार्ट ट्री प्लांटेशन करने लगा, तो उसके प्रति जो हमारा व्यू होगा वह कैसा होगा? वह पॉजिटिव व्यू होगा, पॉजिटिव व्यू होगा। और व्यू वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे? कॉग्निटिव एस्पेक्ट, कॉग्निटिव एस्पेक्ट। तो जो सी कंपोनेंट है, ये जो सी कंपोनेंट हमारा हो गया पॉजिटिव, मींस ग्रीनरी के प्रति हमारा कॉग्निटिव वाला जो पार्ट है एटीट्यूड का, वह पॉजिटिव हो गया। अब देखिए, पेड़ लगाए, देखे, फील हैप्पी श्री ग्रीनरी कहता है कि जब हम ग्रीनरी देखते हैं तो हम लोग खुश हो जाते हैं ग्रीनरी देख करके। और जब जंगल में घूमते हैं, पहाड़ पर घूमते हैं और ये देखते हैं कि वृक्ष कटा हुआ है, द प्लांट्स आर कट डाउन, तो हम गुस्सा से भर जाते हैं। मीन्स जब हम ग्रीनरी देखते हैं तो वी आर हैप्पी, वी फील हैप्पी। जब कट डाउन ट्री देखते हैं तब क्या होता है? वी बिकम एंग्री। जब कट डाउन ट्री दिखते हैं तो वी बिकम एंग्री। सो दिस इज एन emotional part of the attitude. So emotional part is known as affective portion. अब देखिए, कहता है एक्टिवली पार्टिसिपेट ट्री प्लांटेशन कैंपेन। कहता है कोई व्यक्ति, अब वही व्यक्ति अब ट्री प्लांटेशन कैंपेन, वृक्षारोपण कार्यक्रम में वह पूरे जोर शोर से, पूरे मेहनत से वह पार्टिसिपेट करता है। तो ये कौन कंपोनेंट हो गया? ये बिहेवियरल कंपोनेंट हो गया। और इसी को हम लोग कोनेटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड कहते हैं, कोनेटिव एटीट्यूड कहते हैं। तो अब हम मोटा मोटी ये समझ लिए, हाँ, कोनोटिव एटीट्यूड हम लोग कहते हैं। सो दो चीज क्लियर हो गया यहाँ पर। व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड? एटीट्यूड समझ गए, पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट हम लोग समझ लिए। और अब इसमें देखिए एटीट्यूड के बारे में, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन। एटीट्यूड इन्फ्लुएंस ऑन थॉट एंड बिहेवियर। कहता है हमारा जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड इज अ बेस। द चेंज इन एटीट्यूड इज अ वेरी डिफिकल्ट। एटीट्यूड जो पर्सनैलिटी का है वही बेस है, और वो जो एटीट्यूड है वे हमारा बिहेवियर को और हमारे विचार को, दोनों को कंट्रोल करता है। इस दोनों पर ही डिपेंड करता है। तब क्या है? मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। अब यहां देखिए फिर एक नया वर्ड आ गया, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। अब यहां पर सिंपल समझिए, देयर इज अ अम्ब्रेला वर्ड, इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। जरा सा दोनों में अंतर है। कहता है कि जब कोई कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो, और कोई व्यक्ति किसी का नाम सुन करके ही उस व्यक्ति के अनुसार कार्य करने लगता है, मीन्स अ पर्सन इज बिहेविंग लाइक अनदर पर्सन्स थॉट एंड बिहेवियर, देन इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल में हैं, कहीं घूम रहे हैं, और आपका स्टूडेंट लाइफ में है, और आप सिगरेट पीने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, और कोई आपके बगल वाला कहता है देखो तुम्हारे पापा, बड़े भाई बगल में आ रहे हैं सिगरेट, तुरंत वह व्यक्ति सिगरेट फेंक देता है ताकि वह नॉर्मल हो जाए। जबकि रियल प्रेजेंस जो है उस व्यक्ति का यहाँ पर नहीं है, तो भी ये व्यक्ति एक्ट कर लिया वैसा जैसा इसके बड़े भाई या जैसा इसके छोटे भाई चाहते हैं। किप ही हैज एक्टेड इन दैट मैनर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, फादर एंड एल्डर ब्रदर। बट परसुएशन इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति होगा, कोई ना कोई आएगा जो आपको परसुएड करेगा, मीन्स आपके सामने आएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक दे करके आपके एटीट्यूड को, आपके बिहेवियर को, आपके थॉट को, आपके व्यू को चेंज करने का
कोशिश करेगा, जब इस तरह से चेंज करने का कोशिश करेगा तो हम लोग उसको परसुएशन की श्रेणी में हम लोग रखेंगे। मीन्स परसुएशन में डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज मस्ट, बट इन इन्फ्लुएंस देयर इज नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ये भी क्लियर हो गया आपको। अब आप आइए नेक्स्ट में, कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड देयर एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये देखिए हेडिंग में है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये इमोशनल इंटेलिजेंस ये दो वर्ड से बना है, इमोशन और इंटेलिजेंस। एक नॉर्मल इंटेलिजेंस होता है जिसको हम लोग आईक्यू बोलते हैं, उसको जिसकी नाप करते हैं आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशेंट से। तो दैट आईक्यू एंड दिस इज डिफरेंस। बट बिफोर गोइंग टू इमोशनल इंटेलिजेंस, पहले हम लोग समझ लें नॉर्मल इंटेलिजेंस। कहता है एवरी पर्सन हैज अ बायोलॉजिकल एज, एवरी पर्सन हैज अ बायोलॉजिकल एज एंड बायोलॉजी एंड इंटेलिजेंस एज पर बायोलॉजिकल एज। कहता है कोई 20 आदमी का है, 20 वर्ष का है, तो उसका आईक्यू 20 के उसका आईक्यू जो है, आदमी बायोलॉजिकली 20 वर्ष का, लेकिन उसका आईक्यू जो है वह 15 वर्ष के बच्चे का है। इस बेसिस पर हम लोग इंटेलिजेंट कोशेंट निकालते हैं और उसमें बोलते हैं कि कौन इंटेलिजेंट ज़्यादा है, आईक्यू के बेसिस पर किस व्यक्ति की इंटेलिजेंस कम है। तो अब हम लोग कहते हैं कम है। पहले ज़माना में इसके लिए बोला जाता था देयर आर, कि जो मेंटल एबिलिटी, जो मैथ्स में जिसकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है या मैथ्स में जिसकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, उसी को हम लोग मानते थे कि इसका जो आईक्यू है वह ज़्यादा है। लेकिन मॉडर्न समय में इंटेलिजेंस को डिफरेंट ग्रुप्स में बना दिया गया है। एथलीट इंटेलिजेंस, हाँ एथलीट इंटेलिजेंस, ठीक है। कहता है कि उसको एथलेटिक्स में इंटेलिजेंस है, मैथ में वो कमजोर हो, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, वो मैथ में तो अच्छा हो सकता है, जरूरी नहीं कि एथलीट में। कोई आदमी राइटर है, वो भी एक इंटेलिजेंस है, पोएट है, वो भी एक इंटेलिजेंस है, एक्टिंग है, वो भी एक इंटेलिजेंस है, कोई एथलीट है, ये भी एक प्रकार का इंटेलिजेंस है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस nowadays, and the person can be intelligent in different other fields, but it is not necessary that a person who is intelligent in mathematics can be said as a intelligent। अगर कोई मैथ में खाली इंटेलिजेंट है और बाकी में कमजोर है तो हम केवल यही कहेंगे ही इज इंटेलिजेंट इन मैथ्स ओनली। कोई प्लेयर है, ही इज इंटेलिजेंट इन गेम्स एटसेट्रा। तो इंटेलिजेंस को भी अब वाइड पर्सपेक्टिव में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखा गया पहले कि जिसका आईक्यू बहुत ज़्यादा था और तो वो बोले का सोशल लाइफ में देखा गया कि वह बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहा है। जिसका आईक्यू ज़्यादा है वह भी सोशल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में वो जो है एक्सेल नहीं कर रहा है। Thereafter psychologist moved towards, ठीक है, thereafter psychologist moved towards the concept of इमोशनल इंटेलिजेंस। अब साइकोलॉजिस्ट जो है वह देखा कि पर्सन का जो इमोशन है, तो कहता है कि हाउ अ पर्सन बिहेव्स इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशन। इमोशन, तो अब इमोशन को नॉर्मल समझिए, इमोशन क्या है। कहता है इमोशन में एक वर्ड कॉमन है, इन एनी टाइप्स ऑफ इमोशन देयर इज फिजियोलॉजिकल चेंजेस। कहता है कोई भी इमोशन है, इमोशन में सबसे पहले फिजियोलॉजिकल चेंज देखने को मिलेगा, हार्मोनल चेंज देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्रिकेट मैच देखते रहते हैं और मैच एकदम टाई पर चला जाता है, नाउ एनी पार्टी और एनी टीम कैन विन, तो देखते हैं हमारी दिल की धड़कन जो है वह बढ़ जाती है। इट इज ड्यू टू द हार्मोन दैट इज नोन एज एड्रिनल हार्मोन। ये जो एड्रिनल हार्मोन है उसके कारण
हमारा धड़कन बढ़ जाता है। तो ये जो इमोशन है, धड़कन भी एक तरह का इमोशन है। स्टीर्ड अप फीलिंग, तो इसमें कहा जाता है कि आपको लगेगा मेरा बदन जो है अंदर से एक उछाल लगेगा, मोशन लगेगा, इसीलिए नाम पड़ा इमोशन। तो मोशन, ठीक है, मोशन फिजियोलॉजिकल चेंज हमारे बॉडी में आ जाएगा पर्टिकुलर चीज से। तो इमोशन जो है, कोई इमोशनल ऑब्जेक्ट हुआ, इवेंट हुआ, तो उसमें चेंज। अब कहता है ड्यूरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशन अ पर्सन बिहेव्स डिफरेंटली। तो कहता है कि जो व्यक्ति अपने इमोशन पर कंट्रोल रखता है, इमोशन से अफेक्टेड नहीं होता है, वही व्यक्ति सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा एक्सेल करता है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड। तो अब कहते हैं कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो सिविल सर्वेंट हैं, ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट, सिविल सर्वेंट, अगर उनकी आईक्यू ज़्यादा है और दूसरे का इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है, तो हमेशा आप देखिएगा कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस जिनका ज़्यादा है वह आदमी एक्सेल करेगा। क्यों? वो डिफरेंट इमोशनल सिचुएशन में उसको कैपेसिटी है अपने पर कंट्रोल रखने का। लेकिन जो जिसमें केवल आईक्यू ज़्यादा है, इमोशनल इंटेलिजेंस कम है, उसमें कैपेसिटी नहीं होता है अपने इमोशन को कंट्रोल करने का, इसीलिए उसका जो परफॉर्मेंस है वह उतना बेहतर नहीं होता है। यही लास्ट में लिखता है कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड देयर एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो हम लोग डिटेल में करेंगे कि जब एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग जाते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर होने के जिसका रहता है वह किस प्रकार, है ना, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन में किस प्रकार एक्ट करना है, जिस एक्ट से बेनिफिट मैक्सिमम हो और लॉस मिनिमल हो, वह इमोशनल इंटेलिजेंस वाला ऑफिसर ही कर सकता है। सो nowadays a person, a administrator must have a more emotional intelligence as compared to intelligence or intelligence quotient. Now we will move towards third topic, that is known as aptitude and values for a civil servant. अब देखिए शुरू में हम लोग इस वर्ड को बोले थे स्टार्टिंग में एप्टीट्यूड को, तो एक वर्ड केवल यहाँ फिर से हम रिपीट करेंगे। इट इज अ स्पेसिफिक टैलेंट, इनबॉर्न टैलेंट टू डू समथिंग। कहता है किसी खास कार्य को करने में इनबॉर्न टैलेंट है, ये पैदाशी टैलेंट है, उसी को हम लोग एप्टीट्यूड कहते हैं। एंड वैल्यूज फॉर सिविल सर्वेंट। और एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए और सिविल सर्वेंट में कौन कौन सा वैल्यू होना चाहिए, जो हम शुरू में बोले मूल्य। वैल्यू क्या है? इट इज अ स्टैंडर्ड based on which a person conduct is determined. ये क्या है? वैल्यू मूल्य है, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड, एक आधार है मूल्यों का जिसके बेसिस पर हम निर्णय लेते हैं। अब इसके अंदर डिटेल में हम लोग को पढ़ना होता है कि सिविल सर्विस में व्हाट इज द रोल ऑफ इंटीग्रिटी। इफ अ सिविल सर्वेंट हैज integrity, what is the role of impartiality, what is the role of non partisanship, ये सब कहता है। ये सारे जो गुण हैं, ये गुण किसमें होना चाहिए? ये गुण मत बोलो, ये सारे वैल्यूज हैं, मूल्य हैं। और यह उम्मीद की जाती है कि जितने भी सिविल सर्वेंट हैं सब में ये मूल्य होना जरूरी है। ये मूल्य सिविल सर्वेंट में जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया वह सिविल सर्वेंट कहलाएगा, और वह जो एक्शन है वह उतना बेहतर ढंग से ले पाएगा। क्लियर? अब देखिए इस वर्ड को, इंटीग्रिटी के बारे में हम लोग शुरू में काफी बता चुके हैं। तो कोई भी सिविल सर्वेंट है उसमें इंटीग्रिटी होनी ही चाहिए, देन ओनली ही कैन बी सेड एज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। अब नंबर 2 में आइए, इम्पार्शियलिटी। अब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है उससे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह इम्पार्शियल बिहेवियर करे। इम्पार्शियल बिहेवियर मीन्स कि कहता है कि इंटरव्यू के लिए कोई भी आए और मान लीजिए मेरिट बेसिस पर
किसी के प्रति अपना रुझान न दे, किसी को फेवर न करे, मेरिट बेसिस पर डिसीजन ले ले, किसी का पार्टी न ले, तो हम कहेंगे इम्पार्शियलिटी। ठीक है, तो इम्पार्शियलिटी का मतलब यहां पर हुआ, तो किसी भी सिविल सर्वेंट को जब अपने दायित्व का निर्वहन करना है, व्हेन अ सिविल सर्वेंट परफॉर्म हिज ड्यूटीज ही मस्ट बी इम्पार्शियल, उसको इम्पार्शियल होना जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड नॉन पार्टीसनशिप। यहां एक वर्ड आ गया पार्टी, इसमें कहता है सिविल सर्वेंट रिमेन्स फॉर लॉन्गर पीरियड 32, 35 ईयर, 40 ईयर। कोई भी सिविल सर्वेंट जो नौकरी में जाता है वह 30-35 साल लगातार सरकार के नौकरी में बना रहता है। बट द गवर्नमेंट, पार्टी सिस्टम गवर्नमेंट चेंजेस, कभी ए पार्टी की शासन आती है, कभी बी पार्टी की शासन आती है, कभी सी पार्टी की शासन आती है। पार्टी का जो शासन है वह चेंज होते रहता है। तो इन नॉन पार्टीसनशिप का मतलब है सपोज देयर इज अ पार्टी ए, कुछ ऑफिसर ऐसा हो जाते हैं कि पार्टी ए के प्रति वह इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सम सिविल सर्वेंट आर इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स पार्टी बी। जब पार्टी ए का शासन आता है, गवर्नमेंट बनती है, दे डू फेवर टू दोज पार्टिकुलर पार्टी। बट ऐसा करना किसी सिविल सर्वेंट के लिए ठीक नहीं है। पार्टी आए जाए, सिविल सर्वेंट को रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के आधार पर एक तरह से काम करना है, चाहे कोई भी पार्टी शासन में आ जाए। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज नॉन पार्टीसनशिप। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्जेक्टिविटी। इसको सिंपल में समझिए, एक लाइन में ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी कहता है हम लोग ऑफिस में है, कोई केस आता है तो हम लोग लिख के देते हैं नीचे वाले को प्लीज एग्जामिन दिस केस ऑब्जेक्टिवली, लिख के देते हैं नीचे, तो नीचे ऑब्जेक्टिवली लिख के दिए। इसका मतलब हुआ कि इस केस का एग्जामिनेशन, जो भी निर्णय लेना है वह मेरिट बेसिस पर निर्णय लो। मेरिट बेसिस का निर्णय क्या हुआ, कहता है जो भी डिसीजन हम फाइल पर ले रहे हैं इट मस्ट बी, कोई भी डिसीजन हम फाइल पर ले रहे हैं इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय रूल्स रेगुलेशन लॉज एटसेट्रा। तो इस तरह के को हम लोग एग्जामिनेशन को, तो जब जजमेंट मेरिट के आधार पर लिया जाए तो हम लोग कह देंगे ऑब्जेक्टिविटी। अब है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। कहता है कोई भी पब्लिक सर्वेंट है और वह तो पब्लिक सर्विस ही कहता है, तो पूर्ण डेडिकेटेड होकर के, पूर्ण निष्ठा से उसे सरकार का सेवा करना चाहिए। ठीक है, उसको सरकार का सेवा करना चाहिए। सरकार का सेवा, पब्लिक सर्विस का क्या मतलब है, हम इस तरीके से कार्य करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को कम से कम पैसा में गवर्नमेंट का सर्विस जो है वह उसे मिल सके, और सर्विस डिलीवरी में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन व्हाइल गिविंग द पब्लिक सर्विस। अब देखिए, कहता है एम्पैथी टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड वीकर सेक्शन। कहता है इट इज एक्सपेक्टेड दैट एनी पब्लिक सर्वेंट मस्ट act on the basis of empathy, tolerance, compassion towards the weaker section. कहता है the section of society which are more vulnerable। कुछ हमारे समाज के लोग हैं जिन पर जो ज़्यादा कठिनाइयों में रहते हैं, किसी के पास पैसा की कमी है, किसी के पास घर की कमी है, तो पैसा की कमी है, कुछ आफत आ गया वो परेशान हो जाएगा, घर की कमी है, आंधी तूफान बादल आ गया वो परेशान हो जाएगा। तो कहता है कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको कम से इन 3 सिद्धांतों के आधार पर कोई भी पब्लिक ऑफिसर है उनको काम करना चाहिए। एम्पैथी का मतलब है, कहता है कि सपोज इस साइड ऑफिसर है और उस साइड जो है पब्लिक है, तो पब्लिक अपना कुछ ग्रीवांस बोला, अपना कुछ दुख बोला, अगर जो गवर्नमेंट साइड से ऑफिशियल है वो उस ग्रीवांस को यह समझ ले कि अगर
काश मैं वहां होता और मुझे इस प्रकार की तकलीफ होती तो मैं क्या उम्मीद करता गवर्नमेंट सर्वेंट से। तो ऐसा अगर मेंटेलिटी आ गया अफसर का तो बोलेंगे एम्पैथी है, तो वह जनहित में ज्यादा से ज्यादा कार्य करेगा, जनहित में ज्यादा से ज्यादा कार्य करेगा। तो यह उम्मीद की जाती है कि पब्लिक सर्विस जो है, पब्लिक सर्वेंट जो है, दे मस्ट एक्ट ऑन द principle of empathy. Empathy is also a value. Another is tolerance. Tolerance का सिंपल मीनिंग है कि जहां पर हम रहते हैं, सपोज डिफरेंट कास्ट, क्रीड, डिफरेंट ओपिनियन के लोगों के साथ हम लोग रहते हैं इंडिया में, इसीलिए तो कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ डिफरेंट टाइप का डाइवर्सिटी है, सोसाइटल डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, बहुत तरह का डाइवर्सिटी है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के होने के बावजूद भी हम लोग सभी को एक नज़र से देखें। व्हेन द सोसाइटी इज मेड ऑफ different types of community, different caste, different creed, we must see them with equality and take action accordingly. ये भी एक वैल्यू है, तब हम कहेंगे आप टॉलरेंस रखते हैं। ठीक है, टॉलरेंस हम लोग रखते हैं। एंड लास्ट में आपको है कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन। कंपैशन क्या हुआ? करुणा, दया। कहता है कि जब आप लोगों के दुख दर्द को पूरा समझ जाओगे तो आपके दिल में इट हैज टू डू समथिंग विथ हर्ट, आपको एक कंपैशन आ गया, दया आ गई एकदम, तो आप उन कमजोर वर्ग के प्रति बहुत ही अच्छे रोल आओगे। देन इफ any public servant works on the principle of compassion towards weaker section, then more and more benefit the weaker section will get from the government. ये तीनों हम लोगों का टॉपिक, एक बेसिक नॉलेज हम लोगों का टोटल हो गया। नाउ वी विल मूव अब है सिलेबस में नेक्स्ट है आपका मोरल थिंकर एंड फिलोसफर। इसमें जो है मोरल थिंकर एंड फिलोसफर, इसमें कुछ नहीं कहता है कि जितने बड़े बड़े थिंकर हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लेटो हुए, सबसे पहला ग्रीक में सुकरात है, सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, इस तरह के बहुत सारे मोरल थिंकर सब हैं। उनका जो थॉट है, वी हैव टू स्टडी अबाउट their thought and how those thought can be imbibed by individual government servant so that his conduct in the office or in the public service must be ethical. ठीक है, तो वो उसके बारे में थोड़ा आपको जानना है। और इसमें दोनों we will take Indian as well as Western thought and as well as Oriental thought. Oriental thought means ईस्टर्न पार्ट ऑफ, मोस्टली इसमें हम लोग इंडियन मोरल थिंकर के बारे में पढ़ेंगे। और इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग आगे वाले स्लाइड में है, वी विल सी देयर। हियर यू सी पब्लिक सर्विस वैल्यू एंड एथिक्स। फिर देखो हर जगह यही दो वर्ड बार बार आ रहा है, पब्लिक सर्विस वैल्यू एंड एथिक्स। तो ये तीन वर्ड जो हम शुरू में बोले थे, एथिक्स, वैल्यू एंड मोरालिटी, और इसका भी डिटेल है, एथिक्स लॉ, एथिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स इन्वायरमेंट, वो हम लोग डिटेल टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी यहाँ हम लोग को उसकी जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखिए ये आ गया पब्लिक सर्विस। अब स्टेटस एंड प्रॉब्लम, इथिकल कंसर्न है ना, डेलीमा। अब देखिए इसमें कहता है एक इथिकल डेलीमा, यहाँ पर अभी बताने के लिए कहता है कई बार देयर आर मेनी टाइम्स कि जब आप कुछ काम कर रहे हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू डू समथिंग, then there are more than one option and all options are correct. एक तो हुआ कि हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सही रास्ता है, एक गलत रास्ता है। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग सही रास्ता पर चलेंगे, गलत रास्ता को छोड़ देंगे। बट प्रॉब्लम तब आती है व्हेन वी फेसेस इथिकल डिलेमा, मींस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम देयर आर मोर देन वन वेज टू सॉल्व दिस।
एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से अधिक उपाय कई बार देखने को मिलते हैं। नाउ इट इज अ चैलेंज टू चूज विच ऑफ द ऑप्शन बाय विच वी रिजॉल्व द प्रॉब्लम। तो ऐसे समय में हमें एग्जामिन करना होता है इसमें से कौन ऑप्शन बेस्ट है। ऑप्शन बेस्ट का मतलब जिसमें मिनिमम खर्चा हो, इकोनॉमी हो और मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम टाइम के लिए बेनिफिट मिले, ऐसे ऑप्शन को हम लोग चुनेंगे। और देयर आर मेनी प्रिंसिपल हाउ टू रिजॉल्व द इथिकल डिलेमा। एक सिंपल प्रिंसिपल समझिए, हाउ टू रिजॉल्व द एथिकल डिलेमा कहता है कि ऑफिस में कोई भी हमको काम करना है, कुछ दिक्कत का सामना करना आ रहा है, तो सबसे पहले कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग देखेंगे कि इस पर रूल रेगुलेशन लॉ क्या है। जो भी रूल रेगुलेशन लॉ कहेगा हम अकॉर्डिंगली काम कर देंगे तो मेरा इथिकल डिलेमा आसानी से कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बैकिंग रहेगा। वी हैव बैकिंग टू डिफेंड आवर डिसीजन। ठीक है, इस तरह के देयर आर 8-10 प्रिंसिपल by which we can resolve the ethical dilemma। ठीक है, अब है फिर वही गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अब देखिए यहाँ वर्ड लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, कॉन्साइंस एंड गाइडेंस, अकाउंटेबिलिटी, इथिकल गवर्नेंस। अब ये देखिए कहता है लॉ, ये क्योंकि इन सब बेसिस पर हम लोग इथिकल डिलेमा को कम करते हैं। एक लाइन में भी समझिए लॉ मीन्स एनीथिंग, any rules and regulation which are passed by the parliament। जब पार्लियामेंट से कोई भी बिल पास होता है, विधेयक पास होता है और गेट्स द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है, देयर आफ्टर इट गोज फॉर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। सरकार में इसकी नोटिफिकेशन हो जाती है। द डेट ऑफ नोटिफिकेशन इज टर्म्ड एज अ डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ लॉ। तो लॉ का मतलब हुआ कोई भी एक्ट, ठीक है, कोई भी अधिनियम जिसको पार्लियामेंट बनाएगा उसको हम लोग लॉ कहेंगे। पार्लियामेंट का रोल है तो लॉ कहेंगे। अब आइए रूल्स, इसको समझिए। रूल्स में कहता है सपोज एक एक्ट बनाई 1970s में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया, हाँ वो एक्ट बनाया। क्या एक्ट बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? कहा कि द पर्सन, द आर्म्ड फोर्सेस, जो सशस्त्र सेना के अधिकारी हैं या सैनिक हैं, 1962 वार, 1965 वार, 1971 वार, ऑपरेशन पवन देख लीजिएगा, ऑपरेशन मेघदूत, इन सब में जिसका पैर टूट गया हो, जो किल्ड हो गया हो, जो मिसिंग हो गया हो, जो परमानेंट डिसेबल्ड हो गया हो, गवर्नमेंट ने कह दिया उनके बच्चों को हम लोग फ्री एजुकेशन देंगे। दिस इज अ लॉ, दिस इज अ पार्लियामेंट्री एक्ट। नाउ जब लॉ बन जाती है तो माइन्यूट डिटेल्स आर नॉट गिवन इन द लॉ, क्योंकि लॉ जो है वह पार्लियामेंटेरियन बनाते हैं, बट लॉ को फिर रेलिवेंट मिनिस्ट्री भेज दिया जाता है। उस मिनिस्ट्री को, जिस मिनिस्ट्री में रेस्पेक्टिव लॉ से रिलेशनशिप है, फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेज दिया गया। अब जितने भी माइन्यूट रूल एंड रेगुलेशन हैं वो जो है वह मिनिस्ट्री बनाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए रूल, और जो रूल बनेगा इट शुड बी इन अकॉर्डेंस टू द लॉ। जो रूल बनेगा, रूल बनाएगा मिनिस्ट्री। रूल का कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं होगा जो कि लॉ के अगेंस्ट जाएगा। समझ में आया? जो कि लॉ के अगेंस्ट जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल माइन्यूट डिटेल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रूल बनाया, जो प्राइमरी से लेकर के जो ग्रेजुएशन तक होगा उनको हम लोग एजुकेशनल मदद देंगे, एजुकेशनल कंसेशन देंगे। ये लॉ में नहीं लिखा हुआ है। फिर बोला कि अगर एक क्लास में अगर कोई व्यक्ति
फेल कर गया 7th में, एक ही बार पैसा देगा। अगर 7th में वह फेल करके दोबारा रह गया, सेकेंड टाइम उसको पैसा नहीं दिया जाएगा। साल में एक जोड़ा शर्ट, एक जोड़ा पैंट और जूता एक और मौजा 2 जोड़ा दिया जाएगा। ठीक है, मौजा 2 जोड़ा दिया जाएगा। किस तरह के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, मेडिकल ग्रेजुएट हो, एमबीए ग्रेजुएट हो, किसी भी तरह का ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए ये कंसेशन दिया जाएगा। हॉस्टल में भी अगर बच्चे रहेंगे तो ये कंसेशन दिया जाएगा। सरकारी स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में हो, ये कंसेशन दिया। ऑल दीज थिंग्स आर रिटन इन अ रूल, ये लॉ में नहीं लिखा हुआ है। और रूल का कोई पार्ट जो है, तो रूल को बनाया रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री बनाया, और रूल का जो कोई ना कोई बेसिस होगा। एवरी रूल मस्ट हैव ओरिजिन इन अ लॉ, वह लॉ से निकला हुआ होगा। क्लियर? अब आइए रेगुलेशन। रूल्स आर जनरली कंसर्न्ड विथ एज रेगुलेटर, नॉट रेगुलेटर ऑन एंड ऑफ। स्विच में हम लोग कभी कभी ऑन या ऑफ होता है। जैसे लाइट, नॉर्मली लाइट में या तो दाबेंगे ऑन हो जाएगा या तो दाबेंगे ऑफ हो जाएगा। बट इन फैन देयर इज अ रेगुलेशन। ऑफ ऑन के अलावे देयर इज 1 2 3 4 5, कितना तेज पंखा चलेगा, कम तेज या ज्यादा तेज। तो रेगुलेशन में जो है वह जो रूल है, एनी एक्ट किस हद तक गवर्नमेंट आपको परमिट करेगा और किस हद तक गवर्नमेंट आपको नहीं जाने देगा। द एक्सटेंट टू विच वी कैन एक्ट एंड इन अनदर वे द एक्सटेंट टू विच वी कांट एक्ट comes under the रेगुलेशन। रेगुलेशन भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ही बनाता है। ठीक है ना, रेगुलेशन भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाता है। ठीक है, अब है कॉन्साइंस एज गाइडेंस। कहता है गाइडेंस, क्या गाइडेंस है? कभी भी हमको कोई निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना है, तो कौन हमको गाइड करेगा? किस बेसिस पर हम काम करेंगे? तो हम काम करेंगे किस पर? लॉ है तो लॉ के अनुसार काम करेंगे, रूल है तो रूल के अनुसार काम करेंगे, रेगुलेशन है तो उसके आधार पर काम करेंगे। एंड जहाँ पर ध्यान दो, लॉ, रूल, रेगुलेशन इज साइलेंट, जहां पर भी रूल रेगुलेशन जो है वह साइलेंट होगा, लॉज रूल रेगुलेशन जो है वह साइलेंट होगा, देन वी हैव टू टेक डिसीजन ऑफ कॉन्साइंस टू गाइड टू टेक एनी डिसीजन। तो कहता है जब किसी निर्णय को लेने के लिए लॉ स्पष्ट नहीं है, रूल स्पष्ट नहीं है, रेगुलेशन स्पष्ट नहीं है, और ऐसे समय में हम लोगों को गाइड करने के लिए कौन साइंस की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग हिंदी में अंतरात्मा की आवाज बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो अंतरात्मा की आवाज है वह गलत नहीं होता है। तो कौन साइंस decision does not means that a person thinks anything. Again, conscience has some determining factor or some principle are there on which our conscience are based. कहता है इसके भी कई कारक हैं जिस पर हमारा कॉन्साइंस बनता है और उसके आधार पर हम डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे समय में कॉन्साइंस के अलावा एक और चीज है जो हमको गाइड करता है टू टेक डिसीजन, दैट इज नोन एज अ प्रीसिडेंस। उसे हम लोग प्रीसिडेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे हम लोग प्रीसिडेंस के नाम से जानते हैं कि ऐसा चलता आया है और कोई रूल रेगुलेशन क्लियर नहीं है, तो इस आधार पर हम अगली बार भी प्रीसिडेंस केस करके पुराने में ऐसा हुआ है उसके आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं। अब यहाँ पर आता है अकाउंटेबिलिटी एंड इथिकल गवर्नेंस। फिर वही कि सरकार गवर्नेंस चलाना है इथिकल बेसिस पर, उसके कई फैक्टर हैं। एक वर्ड आप आ गया यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी का जो वर्ड है यहाँ आ गया, बड़ा सिंपल में आप समझिए, हिंदी में इसको बोलते हैं जवाबदेही। कहता है
एनी एक्ट परफॉर्म बाय एनी पर्सन, कहता है कोई भी व्यक्ति है और वह जो है कोई भी कार्य किया, एंड इफ द आउटकम ऑफ द एक्ट इज फेवरेबल और इट कैन बी अनफेवरेबल। कहता है कोई भी हम डिसीजन लिए, अकाउंटेबिलिटी का सीधे रिलेशनशिप है डिसीजन से। डिसीजन जो है कई बार सही भी हो जाता है और कई बार जो हम निर्णय लेते हैं उसका जो आउटकम है वह ठीक नहीं भी रहता है। तो कहता है कि जब हम डिसीजन मेरा ठीक नहीं है तो जवाब दे, कहता है जो भी डिसीजन का जो भी आउटकम आएगा उसके लिए आई ओन, उसकी जवाबदेही मैं लेता हूं, एक आई एम अकाउंटेबल फॉर इट, दिस इज नोन एज अकाउंटेबल। तो कहता है जो अच्छा गवर्नमेंट सर्वेंट होगा वह अपने पर अकाउंटेबिलिटी भी होगा। ये नहीं कि ग्रुप में निर्णय लिए तो बोलेगा, अगर फेवरेबल आ गया तो बोलेगा मेरा डिसीजन था, अब फेवरेबल नहीं आया तो बोलेगा अपना अकाउंटेबिलिटी दूसरे पर शिफ्ट करेगा। इट इज नॉट अ गुड sign of a government servant. It is not a good sign of a government servant. अब आपका आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, प्रोबिटी। प्रोबिटी इन गवर्नेंस। अब सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोबिटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोबिटी। प्रोबिटी जो बना है वर्ड, इट इज मेंट फॉर प्रोब। इसका बेसिकली मीन्स है कि कुछ गलती न करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबिटी आता है। वी शुड नॉट डू एनीथिंग अनइथिकल। तो इन अनदर वर्ड, वी शुड परफॉर्म इन अ इथिकल मैनर। प्रोबिटी guides us, dictates us to act in a ethical manner. तो कहता है प्रोबिटी डील्स विथ, प्रोब आपको पहले बोला डील्स विथ डिसिप्लिन एंड विजिलेंस, डील्स विथ डिसिप्लिन एंड विजिलेंस। सबसे पहले समझिए डिसिप्लिन विजिलेंस का क्या अंतर है। कहता है देयर आर कोड ऑफ कंडक्ट। ऑफिस में कहता है कोड ऑफ कंडक्ट है। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है कि किस तरह सरकारी अधिकारी को अपना कार्य करना है, कैसा आचरण रखना है, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट। तो वो जो आचरण रखना है तो कहता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स अगर कोई भी गवर्नमेंट अफसर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता है तो उस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगा और अकॉर्डिंगली उसको सजा दिया जाएगा। विजिलेंस मतलब अगर फाइनेंशियल गड़बड़ी कोई ऑफिसर करता है तो इट कम्स अंडर विजिलेंस, वह विजिलेंस केस हो जाएगा। तो चूंकि देखिए आपको कहता है कि आप कोई गलती करिएगा, डिसिप्लिन तोड़िएगा या फाइनेंशियल फ्रॉड करिएगा तो क्या हो जाएगा, आप पर इंक्वायरी हो जाएगा और इंक्वायरी से बचने के लिए आप डर से, है ना, आप गलत काम नहीं करिएगा। यही है प्रोबिटी। दूसरा है, ऐसे और बहुत सा डिटेल है, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, आरटीआई, एवरीथिंग इज प्रोबिटी। कहता है आरटीआई भी आपको प्रिवेंट करता है कि आप गलत काम ना करें। फाइल पर आप रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट कुछ कर दिए, राइट टू इंफॉर्मेशन में वह मांग लेगा आपका नोटिंग और बता देगा कि यह इस रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट if particular officer has taken decision not in accordance to rule regulation, so the officer must be penalized. RTI है। ट्रांसपेरेंसी क्या है, ओपननेस। ओपननेस है मतलब आप जो हम जो जनता है वह गवर्नमेंट के डिसीजन में हम भी शामिल हैं। गवर्नमेंट क्या कर रहा है हमको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा जानकारी हम गवर्नमेंट के बारे में रखेंगे उतना ही ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस होगा और उतना ही ज़्यादा इथिकल गवर्नेंस चलेगा। क्योंकि तो प्रोबिटी क्या बोलते हैं, इसेंस है। सो दैट प्रोबिटी गाइड्स द इंडिविजुअल ऑफिसर्स टू डू इथिकल गवर्नेंस, की जो गवर्नेंस है वह आप इथिकल मैनर में आप करें। इज इट क्लियर? अब आते हैं हम लोग
हाँ, नेक्स्ट देखिए मॉड्यूल 1। अब जो हम लोग पढ़े हैं मोर और लेस हम लोग वहां पर डिटेल पढ़ चुके हैं। अब उसी का थोड़ा सा ये जो आपका स्लाइड है थोड़ा सा है इसमें, फिर देखिए अब मॉड्यूल 1 इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। अब आप देखिए इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। अब क्या लिखा है, पहले कहता है कि इस मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ना है। देखिए ethics, determinants, ये all we have already understood, और हम लोग इसके बारे में पहले ही डिटेल कर चुके हैं। इसी को सब पैरा क्लैरिटी में लिखने के लिए तो वही लिखता है, अंडरस्टैंडिंग द इंटरफेरेंस बिटवीन इथिक्स एंड ह्यूमन एक्शन प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर इथिकल डिसीजन मेकिंग इन पब्लिक सर्विस। वही कहता है कि जब हम लोग इथिक्स का ह्यूमन एक्शन के साथ जो इंटरेक्शन होगा, जितना बढ़िया इंटरेक्शन होगा पब्लिक सर्विस जो है उतना ही बढ़िया होगा, और पब्लिक सर्वेंट जो है वह इथिकल डिसीजन उतना ही बेहतर से करेगा। उसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है। नेक्स्ट मॉड्यूल 2 एंड 3 एटीट्यूड एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। अब देखिए एटीट्यूड को भी हमने बता दिया, अब एटीट्यूड में अभी हम केवल स्ट्रक्चर बताया आपको, फंक्शन ये सब हम लोग जब टॉपिक डील करेंगे तब करेंगे। रिलेशनशिप, थॉट एंड बिहेवियर, मोरल, पॉलिटिकल, फॉर्मेशन एंड चेंजेस, सोशल इन्फ्लुएंस, परसुएशन। और एक चीज है, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ एटीट्यूड चेंज। कैसे किसी का हम एटीट्यूड चेंज करेंगे वो सब टेक्निकल चीज है, जब हम लोग चैप्टर में जाएंगे तब पढ़ेंगे। फिर है परसुएशन, किसी को हम परसुएट करेंगे, किसी के बिहेवियर को हमको चेंज करना है तो सिंपल परसुएशन का एक और तरीका बच्चा समझिए, जितने भी प्रचार होते हैं, जितने भी एडवर्टीजमेंट होते हैं टीवी में, थम्स अप, फटे, जूता, तो वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस मत बोलिए, वो एक तरह का परसुएड करता है हमारे बच्चों को उस तरह से एक्ट करने के लिए, उस तरह को बिहेव करने के लिए। इसी का पूरा डिटेल चीज हम लोग व्हेन वी विल मूव इन अ चैप्टर वाइज देन वी विल गो। नाउ यू सी इमोशनल इंटेलिजेंस, इसमें भी आप देख लीजिए लगभग टोटल चीज हम लोग उसी समय जब हम सिलेबस डील कर रहे थे उसी समय बता दिया। तो थोड़ा ये जो स्लाइड है ये ब्रेक डाउन है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द सिलेबस इन अ बेटर मैनर, बट इसके बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर। नाउ मूव वी 16 में। अब ये फोर्थ एप्टीट्यूड, वैल्यू एंड सिविल सर्विस, ये भी यही देखिए सेम चीज जो अभी हम लोग डिटेल इसी को ब्रेक डाउन कर दिया है, थोड़ा थोड़ा लिख दिया है। द मॉड्यूल एग्जामिन्स द कंसिक्वेंस ऑफ इरोजन ऑफ दिस वैल्यू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये क्या कहता है, ये पढ़ना क्यों जरूरी है। अब देख रहे हैं कि रैम्पेंट करप्शन इज एवरीवेयर, सभी जगह जो है वह रैम्पेंट करप्शन है, ठीक है ना, सभी वेयर। वह ग्लास में इसी में अगर हो कर दो आराम हो जाएगा। अच्छा ठीक ठीक, अच्छा ठीक ठीक। रिकॉर्डिंग है। रख दे, ऑन है ना, रिकॉर्डिंग ऑन है ना। तो इसमें ये लिखा कह रहा है कि इतने ज्यादा करप्शन, अनइथिकल मीन्स देखा जा रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसी के लिए कहता है कि इन सब बातों की अगर हम जानकारी रखेंगे तो गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है इथिकल एडमिनिस्ट्रेशन में वह कन्वर्ट हो जाएगा। तो नो ये भी हम लोग डिटेल ऑलरेडी वैल्यू एप्टीट्यूड पूरा डिटेल आपको शुरू में ही हमने बता दिया है आज। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द मॉड्यूल 5 एंड 6 इथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोबिटी। फिर वही चीज है जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कहता है कि अकाउंटेबिलिटी कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं। बट अकाउंटेबिलिटी व्हेन हम कोई भी फाइल पर डिसीजन ले लिया और आराम से बैठ गए कि नो बडी नोज व्हाट आई हैव टेकन डिसीजन ऑन विच प्रिंसिपल आई हैव टेकन डिसीजन ऑन द फाइल, हम किस प्रिंसिपल पर फाइल पर डिसीजन लिए हैं, तो ये अगर कोई नहीं जाने then I can obviate the rules, regulation, law also. But when I know that somebody can ask the noting or my decision making basis,
then we will feel that no, it is very difficult for us to do this. So for any act, any action on file, we have to take accountability. हमको उसकी जवाबदेही लेनी होगी. तो जब ट्रांसपेरेंसी होगा, ओपननेस होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन होगा, ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू मोर अकाउंटेबिलिटी. इथिकल डिलेमा हमने आपको बता दिया, प्रोबिटी भी पूरे डिटेल में बता दिया अभी जस्ट हम लोग. सो नाउ वी कैन मूव टू अनदर स्लाइड. नाउ इट इज इन्फ्लुएंस ऑफ द फिलोसफर. ये जो है मॉड्यूल इन्फ्लुएंस ऑफ द फिलोसफर. अब देखिए इसमें कहता है देयर आर डिफरेंस. ये पढ़े तो Western philosophers, Socrates, Plato, Aristotle, John Rowell, Bentham, Stott, what the lessons or principle or thought we will study when we will move into this chapter. Similarly, Indian philosopher, Buddha's teaching, Swaminandan philosophy, Mahatma Gandhi's thought, Raja Ram Mohan thought, Ishwar Chand, Vidyasagar, Rabindranath Tagore. So there are different types of Western philosopher, Indian philosopher. So we will know the basis of these philosophies. Then we will, then in detail, when we will deal with this chapter, we will deal this. But here I want to share some words, some philosophical word I want to share here. The number one word is simple. There is a philosophy. Most of the philosophies are covered under basically two types of philosophies. One is known as deontological philosophy and another is known as a teleological philosophy. ये जो डियोंटोलॉजिकल फिलॉसफी है, एक लाइन में भी हम बोलेंगे, कहता है इट इज बेस्ड ऑन एक्शन, दैट एक्शन आर गुड और बैड. ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू अ क्लियर सेट ऑफ रूल. कहता है कि कोई भी एक्शन हम रूल रेगुलेशन के अनुसार, एनी एक्शन वी टेक इन अकॉर्डेंस विथ रूल रेगुलेशन इज डेल्ट विथ बाय deontology. अगर any action which is along with rule regulation, that action, that act is good and it is known as a deontological philosophy. Similarly, there is a teleological philosophy. Teleos means goal or end. This philosophy says that does not give emphasis upon the action. It gives the importance of the end और गोल. आपका गोल क्या है? किसी भी विधि से आप अपने गोल को अचीव कर लें, यह टेलियोलॉजिकल फिलॉसफी कहता है. एंड दिस फिलॉसफी हैज सर्टेन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एंड दीज थिंग्स जो है हम लोग वह आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. जैसे डियोंटोलॉजिकल वाले हैं कांट जो है डियोंटोलॉजिकल के सपोर्टर हैं. इसी तरह टेलियोलॉजिकल को कई भाग में बांटा गया, यूटिलिटेरियन, इथिकल इगोइज्म, प्रैग्मेटिज्म. बट उतना नहीं जानना है अभी. जस्ट व्हेन वी विल मूव इनटू चैप्टर, यहाँ हम लोग केवल यूटिलिटेरियन कहता है एनी डिसीजन विच हैज अ यूटिलिटी, अगर अच्छा यूटिलिटी है, फायदामंद यूटिलिटी है, दिस इज नोन एज अ यूटिलिटेरियन फिलॉसफी. तो इसी तीन फिलॉसफी पर ये सारे. अब फिर टीचिंग जो है ये हम लोग इनके बारे में व्हेन वी विल चैप्टर सभी के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. सो नाउ वी मूव इनटू नेक्स्ट स्लाइड. अब देखिए पैटर्न ऑफ इथिक्स पेपर, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए. पैटर्न ऑफ इथिक्स पेपर अभी खाली समझने के लिए, बट व्हेन वी विल स्टडी होल चैप्टर, एवरी टॉपिक इन डिटेल, then you can solve all the questions of the past year as well as any question which are going to come in next year. तो हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, each and every सब टॉपिक पढ़ेंगे. All the topics which has been mentioned here in the introductory topic, I will teach you each and every topic what is given in the introductory slide. So now we move pattern of ethics question. अब इस पर हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे because
when we will study the whole syllabus, then it is easy for us to discuss with question. So I am going to discuss the question, but which type of questions are being asked, that is with a examples we are showing here. Part is theoretical conceptual question about 125 marks, about 125 marks. You see here definition type, अब इसी का डिस्क्रिप्शन है, एग्जाम्पल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबिटी इन गवर्नेंस, जो आपको अभी हम सवाल बताया, कंपेरेटिव एनालिटिक, कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट, इथिकल कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन वैल्यूज एंड इथिक्स, देखिए आपको हम सब पढ़ाया है, अप्लीकेशन बेस, अप्लाई इथिकल प्रिंसिपल टू रियल लाइफ, हाउ कैन इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प अ सिविल सर्वेंट इन डिसीजन मेकिंग। जितना अभी आपको हम लेक्चर दिया है, आप उसके बेसिस पर भी इसका आंसर, क्योंकि पूरे सिलेबस को हमने एक समराइज कर दिया, उसके बेसिस पर भी अब आपको देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, आस्क अबाउट पर्सन व्यू और सोसाइटल चेंज, व्हाई डू सम इंडिविजुअल फेल टू एक्ट इथिकली इवन व्हेन दे नो इट्स रॉन्ग। इसका क्या आंसर होगा? एटीट्यूड। इस व्यक्ति का एटीट्यूड ही है, बड़ा मुश्किल से एटीट्यूड चेंज होता है, इसीलिए जिसका एटीट्यूड हो गया है वह उसको कितना भी समझाए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द पर्सन हैविंग अ पर्टिकुलर एटीट्यूड। अब देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फोकस ऑन इथिक in government, civil service conduct, discuss the role of code of conduct for public servant in ensuring। अब कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, देख कोड ऑफ जो कंडक्ट, it is also a part of syllabus. Code of conduct, every central government and state government has prescribed the code of conduct, what to do, what not to do, what is expected from the civil servant, what is not expected by the civil servant। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन आ गया, अब है कोटेशन बेस्ड, आस्क टू इंटरप्रेट अ कोट, एंड कोटेशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछता है। एक्सपेंशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ, लव इज लाइफ, हेट्रेट इज डेथ। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? एक्सपेंशन इज लाइफ, कहता है कोई भी चीज का जो फैलाव है वो लाइफ है, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डेथ है। अब इसी के एक्सपेंशन से है लव इज लाइफ, और कॉन्ट्रैक्शन से है हेट्रेट इज डेथ। अभी हम लोग डिटेल नहीं करेंगे, बस इतना समझिए, जब व्यक्ति खुश होता है, जब हृदय में प्रेम जगता है, तो आप आनंद से प्रफुल्लित हो जाते हैं, आपका लगेगा मेरा सीना, मेरा शरीर फूल रहा है, मेरा एकदम आत्मा एकदम। व्हेन यू आर हैप्पी यू कैन फील इट, व्हेन यू विल क्वालिफाई द एग्जाम यू विल फील एलिवेटेड, आपको लगेगा मैं फैल रहा हूँ। सिमिलरली जब आप किसी से हेट्रेट करते हैं, किसी से कंपटीशन करते हैं, किसी से इन्वी रखते हैं, आपका लगेगा पूरा हृदय जो है यह सुकुर रहा है। मीन्स expansion is a positive cheese, love is a positive thing, contraction is a negative thing, and death is a negative thing. Here death does not means physical death, death here means हेटेड, मतलब जिंदा भी हैं आप लेकिन घृणा करते हैं, तो कहीं भी आपके मन में खुशी नहीं रहेगी, तो यह मृत्यु के समान ही है। वी हैव टू एक्सप्लेन, इसी को हम लोगों को एक्सप्लेन करना होता है कि व्हाट इज द मीनिंग। सेकेंड पार्ट में आता है एक्सप्लेनेशन, थर्ड पार्ट में आता है रेलिवेंस ऑफ दिस कोटेशन टुडे, है ना, एंड फोर्थ पार्ट में लिखना होता है हाउ इट कैन बी अप्लाइड इन द सोसाइटी और इन द गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट। अब हाँ, यहां भी देखिए आप नेक्स्ट केस स्टडी। अच्छा, अब आ गया आपका नेक्स्ट केस स्टडी। केस स्टडी जो है आपको 125 मार्क्स का है। इसका कॉमन थीम्स देखिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये एक वर्ड देखिए, ये भी केस स्टडी हम लोग व्हेन क्लास में करते रहेंगे, एक साथ इसको हम लोग पढ़ते भी रहेंगे, उसमें बताएंगे ऑन विच प्रिंसिपल हाउ टू सॉल्व द केस स्टडी। जब चैप्टर पढ़ेंगे देन वी विल एबल टू रिजॉल्व द सॉल्व द केस स्टडी। बट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझिए एक लाइन में, सपोज अ फादर इज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी and his son is appearing
इन द यूपीएससी इंटरव्यू। और बेटा है बाप है, बेटा को पाप, एंड इट इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। जो पापा है, जो यूपीएससी के मेंबर है, वह मेंबर तो है लेकिन उसका खुद का बेटा होगा, ही में इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। डिपार्टमेंट का इंफ्लिक्ट है, यूपीएससी का है टू चूज द मेरिटोरियस स्टूडेंट, लेकिन अब क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल माय सन। सो सन का इंटरेस्ट और कंट्री का इंटरेस्ट में कंफ्लिक्ट हो जाएगा। सो ऐसे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हटाने के लिए, और व्हेन वी आर फेसिंग अ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट एक्शन वी हैव टू डू देयर, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है ना, विसल ब्लोइंग जो कि करप्शन के बारे में बताता है, नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म मतलब आप किसी को भाई भतीजावाद कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, तो इससे ऐसा केस आ जाए तो बचने के लिए क्या करेंगे, वी विल डिटेल। वर्क प्लेस डिलेमा, करप्शन, ये सब कॉमन थीम्स हैं जिस पर कि हमें केस स्टडी होता है और उसका डिफरेंट टाइप से रिजॉल्व क्वेश्चन होता है, वी हैव टू सॉल्व, है ना। आइडेंटिफाई द इथिकल इशू इन्वॉल्व, डिस्कस द ऑप्शन अवेलेबल देयर, जस्टिफाई द मोस्ट इथिकल को। तो इसके लिए हम लोग एक अलग से हम लोग टॉपिक भी रखे हैं। अब आइए नेक्स्ट। अब देखिए इसमें एक टर्म है द प्रोटैगोनिस्ट डिलेमा, कहता है द पर्सन हु हैज टू टेक डिसीजन नोन एज अ प्रोटैगोनिस्ट, डिसीजन पाथवे, रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट। अब देखिए इसमें कोई केस स्टडी को डील करने के लिए हम लोग कुछ टर्म यहाँ लिखा हुआ है, प्रोटैगोनिस्ट, फैक्ट, स्टेक होल्डर। प्रोटैगोनिस्ट जो कि जिसको एक्शन या डिसीजन लेना है, फैक्ट है, स्टेक होल्डर जिसका जो इंटरेस्ट अफेक्टेड है, स्टेक होल्डर, एक्शन है, मेरिट। फिर हर डिसीजन का इन case study normally we have to say we are taking decision number 1, and what is the merit of that decision, what is the demerit of that decision, and conclusion why we will abide by a certain type of decision। वो सारा चीज हमें लिखना होता है जब हम केस स्टडी करते हैं तब। नेक्स्ट में आप देखिए सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर देयर। अब देखिए why do you understand by moral integrity and professional efficiency in the context of corporate governance, ठीक है, in the context of corporate governance। अब ये जो corporate governance है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है क्या है, इसको अभी हम लोग बोले नहीं, एक लाइन में समझिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वह आम पब्लिक गवर्नमेंट का, देश का इन्वायरमेंट, देश का रिसोर्सेज, जनरल पब्लिक, जैसे हम लोग प्राइमरी डिपॉजिट बैंक में करते हैं तो हम लोग प्राइमरी डिपॉजिट से ही सेकेंडरी डिपॉजिट होता है जिसके बेसिस पर बैंक लोन देता है, तो हमारे पैसा को लोन के बेसिस पर बड़े बड़े बिजनेसमैन को दिया जाता है। गवर्नमेंट की जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यूज करता है, सोसाइटी का मदद लेता है। तो कहता है कॉरपोरेट वर्ल्ड जितने तरह का मदद समाज से, देश से लेता है, उसकी में जिम्मेवारी है कि वह देश के प्रति, समाज के प्रति और इन्वायरमेंट के प्रति अपनी जवाबदेही रख के, इसीलिए आजकल कॉन्सेप्ट आया है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि टोटल अपने इनकम का X% उसको सोशल सर्विस में पैसा खर्च करना है। इसका भी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट लॉ क्या है, कंपनी एक्ट क्या है, और तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लोग टोटल डिटेल में देखेंगे। तो अब ये क्वेश्चन है, अब कहता है की पॉइंट, कि आंसर में क्या क्या होना चाहिए, मोरल इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल इफिशियंसी। एग्जाम्पल जैसे सत्यम स्कैंडल है, सोड हाउ प्रोफेशनल, ये क्या क्या साइफोनिंग कर दिया था सब सत्यम, अपना पैसा को जिसमें लगाना था गलत जगह लगा दिया, जिससे कि कंपनी घाटा में चला गया और इसको दूसरी कंपनी जो है वह खरीद लिया, जो दूसरा कंपनी है वह इसको खरीद लिया। इसी सत्यम का कौन था फाउंडर, रामालिंगा राजू था। तो कहता है ये एक तरह का अकाउंटिंग फ्रॉड कर दिया,
ठीक है, ये सत्यम कंप्यूटर सर्विस से, और रेवेन्यू को साइफोन करके दूसरे जगह में डाल दिया, लास्ट में घाटा लग गया, तो इसको महिंद्रा टेक जो कंपनी है उसमें इसको मर्ज करना पड़ा, ये घोटाला। तो ये सब चीज बताना है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस में अगर कॉरपोरेट भी जो है वह इथिकल प्रिंसिपल से काम करेगा, कॉरपोरेट वर्ल्ड, तो क्या होगा, इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा और उसकी जो प्रॉफिट है वह लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट चलेगी। अगर इथिकल गवर्नेंस पर, कॉरपोरेट सोशल कॉरपोरेट गवर्नेंस इथिक्स पर नहीं चलेगा, कोई भी बिजनेसमैन जो है वह लंबे समय तक काम नहीं कर सकता है। ठीक है, लंबे समय तक काम नहीं कर सकता, उसको घाटा लग जाएगा। अब उसी तरह की पॉइंट इथिकल डिलेमा, तो जब चैप्टर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के करेंगे, तभी तो हम लोग इन सब बातों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ये तो एक नमूना है कि कैसा क्वेश्चन पूछता है और इसका की टू आंसर है, किस तरह से हमें रिप्लाई देना है। ना फिर अब प्रोबिटी इन गवर्नमेंट, प्रोबिटी पर आपको बता दिया क्वेश्चन, देखिए, प्रोबिटी इज इसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब अंदर कुछ भी है छोड़ दीजिए, वो लिखा हुआ आपको हम बताएं कि प्रोबिटी से गवर्नमेंट सर्वेंट पर अंकुश लगाया जाता है कि वे रूल रेगुलेशन लॉ के तहत काम करें। तो ये जो प्रोबिटी है, सो इट इज इसेंशियल टू इफेक्टिव सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस। और जब सिस्टम अच्छा रहेगा, सोशल सर्विस अच्छा रहेगा, तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वह हम लोग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर करप्ट नहीं होगा, इथिकल मीन से काम करेगा, तो क्या होगा, यह जो है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हमारे कंट्री का होते चला जाएगा। देखिए, टू क्रिएटिंग अ जस्ट इक्विटेबल सोसाइटी विथ इफेक्टिव गवर्नमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आइए 25 कोट है। अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आपको कोटेशन दे देगा, टू अवेकन द पीपल इट इज द वोमेन हु बी अवेक्ड, once she is on the move the family moves, the village moves, the nation moves। ये है जवाहरलाल नेहरू का कथन। वो क्या कहते हैं कि किसी भी नेशन में अगर महिला सशक्तिकरण किया गया, वोमेन एम्पावरमेंट किया गया, तो वह देश जो है, देश, गांव, समाज बहुत ऊंचा जाता है। क्योंकि हम लोग जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें ये देखा गया है कि मेन को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है एज कंपेयर टू वोमेन। तो इसीलिए नेहरू जी कहें कि क्यों वोमेन ही जो है वह बच्चे को देती है, वोमेन ही जो है पहली शिक्षालय माता ही अपने बच्चों को देती है। और माँ जब बेहतर होगी, सशक्त होगी, तो मेरा घर सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा, गांव सशक्त होगा, राज्य सशक्त होगा, देश सशक्त होगा। इन सब बातों को हम लोग को डिटेल में लिखना होता है। ये कौन लिखा, क्यों लिखा, इसका रियल मीनिंग क्या है, रेलिवेंस क्या है, और अगर इसको अप्लाई करते हैं तो हमारे देश पर क्या असर होता है। अब ये इसी का थोड़ा सा डिटेल जो हम बोले हैं थोड़ा सा लिखा हुआ है। वी कैन मूव नेक्स्ट। देखिए, एक केस स्टडी है, ठीक है, नेक्स्ट जो है एक केस स्टडी है। अब इसको पढ़ना अभी आपके लिए संभव नहीं है, बट इसमें हम 2 लाइन आपको छोटा सा बता देते हैं जो एग्जाम में पूछता है, इसको डिटेल में। यहाँ पर सिंपल एक बात बोलता है, एक डीएम है, ठीक है, वह किसी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, वह एक डिपार्टमेंट को, ठीक है, वह एक डिपार्टमेंट को हेड करता है, ठीक है। अब उसको उसके डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जहां पर पहले से स्कूल को इस्टेब्लिश करने के लिए एक लैंड एलोकेट किया गया है। और जब स्कूल बनता है तो अलग अलग जगह से एनओसी लिया जाता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो तीन इंस्टीट्यूट से एनओसी लेना है, लेकिन 3 में 2 इंस्टीट्यूट से तो एनओसी लिया हुआ था। ये काम इस डीएम से पहले का अधिकारी लिया था, एक जगह से नहीं लिया था। तो अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट से, सेक्रेटारिएट से फोन जाता है कि हम लोग यहाँ स्कूल जो खोलेंगे उसके पहले
स्टेट गवर्नमेंट से बड़े बड़े अधिकारी चेकिंग करने के लिए आएंगे और उन चेकिंग में इस डीएम साहब को बताना है कि यहाँ पर स्कूल इस्टेब्लिश हो सकता है या नहीं। तो जब डीएम साहब वहाँ जाते हैं, उनके आने से पहले तो वो देखे कि 3 को एनओसी देना था, उसमें से 2 का ही एनओसी है। जो वहाँ सरपंच था पहले, उस सरपंच का रिलेटिव था पिछला डीएम, और जब इन लोग जमीन को एलोकेट किया तो क्या किया, जो वहाँ पर एक फोर्ट था, है ना, हेरिटेज साइट था, किला था, किला का ही जमीन को सरकार अख्तियार कर लिया, जो कि गैर कानूनी था। तो किला की जमीन पर स्कूल थोड़ी आप बना सकते हैं, लेकिन उसने एलोकेशन में कर दिया। तो ये अफसर देखा कि यहाँ पर गड़बड़ी है, घोटाला है, तो इससे कैसे निदान किया जाए। तो सवाल में यही पूछता है एग्जाम में, देखिए अलग अलग की लिस्ट द लाइकली वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द कंसर्न पार्टी, कहता है कि इसमें कौन कौन पार्टी का हित छिपा हुआ था। सम ऑफ द ऑप्शन फॉर एक्शन अवेलेबल टू यू एंड लिस्टेड, कौन कौन सा तुम एक्शन ले सकते हो। यू कैन अवेट द विजिट ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर एंड लेट हिम मेक, और यू कैन सीक हिज एडवाइस इन राइटिंग। ये अलग अलग तरह है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए एक चार्ट हम बना के दिया है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए हम प्रैक्टिस कराएंगे चैप्टर वाइज पूरा डिटेल में, वहां पर आपको पूरा ज़्यादा समझ में आएगा। अभी तो एक इंट्रोडक्टिव में ही मैंने पूरा सिलेबस बोल दिया, थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक, लेकिन जब लास्ट में ही है तो अब आप ये देखिए, एक चार्ट देखिए। हाँ, इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है। जब भी हम लोग एग्जाम में देंगे तो कोशिश करेंगे कि एक चार्ट बना ले। ऑप्शन, एक चैप्टर, एक टॉपिक रहेगा मेरा ऑप्शन का, दूसरा टॉपिक मेरा रहेगा ऑप्शन, और तीसरा भी। तो अब देखिए, ऑप्शन, मेरिट, डिमेरिट। ऑप्शन का मतलब हम जो एज अ प्रोटैगोनिस्ट हैं, एज अ डीएम हैं, वह क्या क्या एक्शन अब इस घोटाला से बचने के लिए, इस घोटाला को जानकारी देने के लिए क्या क्या एक्शन ले सकता है। तो नंबर 1 में देखिए, अवेट द विजिट ऑफ द सीनियर ऑफिसर एंड लेट हिम टेक अ डिसीजन। कहता है हम अभी कुछ नहीं करेंगे, सीनियर ऑफिसर आए दिल्ली से या किसी स्टेट हेडक्वार्टर से और वही डिसीजन ले। तो कहता है अगर आप ऐसा ऑप्शन रखते हैं, ऐसा हो, तो इसका मेरिट क्या है, अवॉइड ट्रबल। कहता है इसमें आपको, आपने तो कुछ नहीं किया, आपने कोई ट्रबल नहीं लिया, चलो सबसे सस्ता रास्ता है, हम अपना दिमाग क्यों खराब करें, जबकि आप अफसर हैं, आपको भी अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए। तो आप कहते हैं ठीक है, चलो ये मेरिट है कि हमको कोई कुछ नहीं झंझट हुआ। डिमेरिट, सर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहता है अधिकारी जो है वह अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहा है। सीनियर ऑफिसर नॉट हैप्पी टू फाउंड आउट फैक्ट्स ऑन अराइवल, कहता है सीनियर ऑफिसर को अच्छा नहीं लगे कि आप यहाँ बैठे हो, सारा निर्णय हम लोग लें, आप कुछ फैक्ट फाइंड किए ही नहीं हो, कुछ किए ही नहीं हो, तो हम क्यों कुछ हो। दूसरा ऑप्शन, सीक द एडवाइस ऑफ द सीनियर ऑफिसर ओवर फोन और इन राइटिंग, कहता है कि सीनियर से एडवाइस ले लें टेलीफोन पर, राइटिंग में। इसका मेरिट क्या होगा, अवॉइड ट्रबल, गाइडेंस फ्रॉम एन एक्सपीरियंस ऑफिसर। ये ठीक है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम सीनियर ऑफिसर से कुछ ना कुछ सलाह ले लिए। अब इसका भी डिमेरिट देखिए, कैन नॉट कन्वे ऑल द डिटेल, कहता है जो सीनियर जो फोन से मुंह से सलाह देगा तो सारा डिटेल बताएगा, तो पूरा डिटेल वो भी नहीं बता सकता है। अलगा, कंसल्ट योर प्रीडेसर कलीग, कहता है जो इस कुर्सी पर पहले बैठा था वो आपको क्यों बताएगा। कहता है कुड गेट एडवाइस, समाज तो देगा, लेकिन जो आपका प्रीडेसर है वो तो खुद घोटाला किए हुए है, वो आपकी सारी सच्चाई बात आपको क्यों जानकारी देगा। आपको तो गलत इंफॉर्मेशन भले दे दे, सही नहीं देगा, ये डिमेरिट हो गया। और लास्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिटन रिपोर्ट टू सीनियर। अब कहता है पूरा केस स्टडी बनाएगा, ये जो जमीन है इस समय खरीदा गया, इस समय ये हुआ, ये फोर्ट का लैंड था, फोर्ट का इतना बीघा जमीन स्कूल में कब्जा कर लिया गया, जबकि ये सरकारी जमीन नहीं है, ये फोर्ट का जमीन था। तो पूरा केस स्टडी बना दिया,
प्रोएक्टिव एफर्ट कि मेरा अफसर आएगा तो हम पूरा रिपोर्ट ही दिखा देंगे, हम सब काम ले लिए, अब अफसर को, दिल्ली वाले को या स्टेट हेडक्वार्टर वाले को केवल डिसीजन लेना है। तो रेसिस्टेंस एंड रिटेलिएशन फ्रॉम द गिल्टी, यहाँ पर क्या होगा, सब अच्छा, आपने आप बहुत अच्छा काम किए, जो गिल्टी है, जो चोर है, उससे रेसिस्टेंस होगा तो क्या फर्क पड़ता है। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाइएगा तो चोर का तो रेसिस्टेंस आपको सहना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छे अधिकारी बन सकते हैं। तो इसी में लिखना होता है 1 2 3 4 कौन ऑप्शन है, कितने ऑप्शन का मेरिट डिमेरिट क्या है, और कौन ऑप्शन आपको बेस्ट नजर आता है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, ऑफ द रिपोर्ट शुड इंक्लूड, इतना बात लिखेंगे हम यहाँ के रिपोर्ट में। ऑप्शन 4 इज रिकमेंडेड फॉर द रीजन गिवन इन द इमेज, कहता है ये जो मेरिट है, ये दोनों जो रीजन दिया गया है, इसी रीजन के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि यह डिसीजन सही है। अब कहीं आपको दिक्कत है इतना ऑब्जेक्टिविटी में आंसर लिखने का, तो आपके पास चॉइस रहता है, पैरा बदल के लिख सकते हैं। और किसी भी केस स्टडी का एक फिक्स आंसर नहीं है, हम आपको तरीका बता देंगे सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस बता देंगे। सो जब आप एग्जाम में जाएंगे, उस प्रैक्टिस को, उस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, देन यू विल गेट अ गुड मार्क्स। अब आइए आगे, ये देखिए, ये भी कुछ नहीं है, जस्ट एक एग्जाम्पल है। ये भी पूछता है थॉट में, गांधीज 7 सोशल सिंस, कहता है सामाजिक पाप, 7 सामाजिक पाप। तो गांधी का थॉट में आता है, तो वही लिखता है, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल वेल्थ, विदाउट वर्क प्लेजर, विदाउट कॉन्शियस नॉलेज, विदाउट कैरेक्टर कॉमर्स, विदाउट मॉरलिटी साइंस, विदाउट ह्यूमैनिटी वर्शिप, विदाउट सेक्रीफाइस। साइंस कहता है ऐसा साइंस जो कि मानवता के लिए हो, मानव का विकास करे। पॉलिटिक्स बिना सिद्धांत के मत करो, बिना मेहनत के धन मत कमाओ, है ना। नॉलेज रखे हो तो कैरेक्टर भी अच्छा रखो। कॉमर्स विदाउट मोरलिटी, यही था कॉरपोरेट सोशल गवर्नमेंट, कॉरपोरेट गवर्नेंस इसी प्रिंसिपल पर है। नॉलेज, ये कॉमर्स विथ कि बिजनेस भी करो लेकिन मोरलिटी के साथ करो, आम जनता को नहीं ठगो। अब एक है वर्चूज इथिक्स, ये भी एक प्रिंसिपल है उसी का, कहता है कि सुकरात, प्लेटो, एरिस्टल ये सबका गुरु था। वर्चूज तो कहता है क्वालिटी अचीव्ड बाय कंटिन्यूअस कल्विटेटिंग ह्यूमन पर्सनैलिटी थ्रू, कहता है धीरे धीरे जीवन में जो हम अच्छे गुणों को कल्टिवेट करते हैं, अपने में ढालते हैं, वो सारा वर्चूज इथिक्स में आ जाएगा। करेज होना चाहिए आदमी में, रैशनैलिटी होना चाहिए, टेम्परेंस होना चाहिए। टेम्परेंस क्या है, कंट्रोलिंग योर थॉट, एक्शन एंड बिहेवियर। कहता है जब टेम्पर नहीं लूज करो, बार बार बोलता है ना, उसी से बना है टेम्परेंस, कि कंट्रोल योर थॉट, कि आप अपने थॉट को, एक्शन को, बिहेवियर को कंट्रोल रखो। फिर लिखता है जस्टिस। जस्टिस का क्या मतलब है, कहता है जिसका जो हक है, जितना हक है उतना मिले, उससे ज्यादा नहीं मिले। तो इस तरह से आपका, अब आइए नेक्स्ट, कॉमन टर्मिनोलॉजीज। अब ये देखिए, ये मोटा मोटी टर्मिनोलॉजीज हम लोग अलग अलग टॉपिक, जो चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है वहां डिटेल करेंगे, और जितने भी ये टर्मिनोलॉजी है ऑलरेडी हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, इथिकल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, ये सब टर्म है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसपेरेंसी, प्रोबिटी, ये भी हमने आपको बता दिया, है ना। इथिकल थ्योरीज, डियोंटोलॉजी, यूटिलिटेरियन, वर्चूज, इथिक्स, कॉन्सिक्वेंस, और हम आपको इसके अलावा टेलियोलॉजिकल थ्योरी सब भी बता दिया, ये है। नेक्स्ट है गवर्नेंस पब्लिक, ये टर्म सब है। अब देखिए कोड ऑफ कंडक्ट, ये सभी गवर्नमेंट सर्वेंट को सरकार एक बना देती है, आचरण संहिता, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी सिलेबस का पार्ट है, क्या करना है क्या नहीं। कोड ऑफ इथिक्स, है ना। तो कोड ऑफ इथिक्स में होता है कि हर डिपार्टमेंट, ये लीगैलिटी नहीं है, आप डिपार्टमेंट को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि जो कि कोड ऑफ इथिक्स में लिख दिया वैसा आप करें ही, अपेक्षा की जाती है कि आप ऐसा करें। तो हर डिपार्टमेंट अपना कोड ऑफ इथिक्स बनाता है कि हम इन सिद्धांतों पर इतने इतने दिनों में हम ये काम कर देंगे। उसी तरह आता है सिटीजन चार्टर, हर विभाग जनता के लिए एक नोटिस सिटीजन चार्टर बना देता है कि हम आपका चिट्ठी का जवाब 5 दिन में देंगे, पासबुक आपका हम 2 घंटा में बना देंगे, चेक जो है 3 घंटा में हम दे देंगे, लोन का सैंक्शन हम 15 दिन में दे देंगे। जितने पब्लिक के लिए
सुविधाजनक चीजें हैं उसको इन्यूमरेट कर देता है, और उसके अनुसार अगर वह कंपनी या वह ऑफिस पालन करता है, उसको हम लोग सिटीजन चार्टर कहते हैं। इसे कोड ऑफ इथिक्स, इसी तरह कोड ऑफ इथिक्स, इसमें और एक आध कोड और है, ठीक है। अब देखिए, ये हम लोगों का मोर और लेस कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्या देखें कि पूरे सिलेबस के बारे में हम लोगों को एक ब्रीफ नॉलेज हो गया। पूरे सिलेबस के बारे में हम लोग जान गए किस टॉपिक में क्या पढ़ना है। थर्ड, हम लोग जान गए किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। फोर्थ, हम लोग जान गए कैसे इसका आंसर लिखना है। केस स्टडी जान गए। तो ओवरऑल एक पूरा आपको व्यू मिल गया सिलेबस का, इथिक्स पेपर 4 का। और हम लोग नेक्स्ट जो शुरू करेंगे वह हम लोग टॉपिक वाइज फुल लेक्चर, दैट विल बी फर्स्ट लेक्चर ऑफ इथिक्स, एंड दैट विल बी कंप्लीट according to academic session. That will start a academic session of lecture 1, and there we will study in full detail, or each and every concept will be described in Hindi as well and Hindi English, और आपको कहीं कठिनाई होगी। और जितने भी केस स्टडी हैं, जितना टाइप हम देखें, टोटल टाइप आपको मैं करवा दूंगा। प्रीवियस ईयर के भी सैंपल क्वेश्चन करवा दूंगा, सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से इथिक्स समझ गए होइएगा। ठीक है, तो हमारे तरफ से धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।